तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी कि ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका परीक्षा नजदीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों पहले प्रश्न के साथ। और पहला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया था, ठीक ना। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को लागू भले ही किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, लेकिन यहाँ पूछा है अपनाया कब गया था। तो अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक ना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अपनाया गया और उसे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि यहाँ पे पूछा कि औपचारिक रूप से कब अपनाया गया और औपचारिक रूप से कब लागू किया गया। क्वेश्चन आपका दो टाइप का बन सकता है, ठीक है ना। औपचारिक रूप से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन यहाँ पे बोला है कि औपचारिक रूप से अपनाया कब गया था, तो कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया था, ठीक ना। तो हम लोग इस तरह से प्रश्न का जवाब देंगे ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर के आ सकते हैं बच्चों। और इसके साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ पूछा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक ना। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए, ठीक ना। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हम लोग के लिए लिखा गया है, ठीक ना, हम लोग के लिए जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं बच्चों, तो भाग 3 में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। भारत के संविधान में हम लोग का जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है, मौलिक 11 कुल मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है बच्चों, तो 42वां संशोधन के द्वारा, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग का मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था भारत में किस उद्देश्य से अपनाई गई, ठीक ना। हम लोग जो यहाँ पे वोट देने का अधिकार हम लोग का है कि 18 वर्ष से जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, मतलब 18 वर्ष से वो जितने भी साल का हो, उसको वोट देने का अधिकार ये जो दिया गया है, ये किस उद्देश्य से इसको अपनाया गया है। क्या इससे शासन को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, प्रशासन सरल बनाने के लिए, न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए। तो क्यों बनाया गया है बच्चों, तो ये बनाया गया है लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, ठीक ना। यानी कि शासन व्यवस्था ढंग से चले, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करे, चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था को चलाए, ठीक ना। इसके लिए क्या अपनाया गया बच्चों, तो सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक ना। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 368। तो चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया बच्चों, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ठीक ना। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। चलिए फिर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है, ठीक ना। हम लोग जैसे प्रत्यक्ष मतदान और एक अप्रत्यक्ष मतदान, हम लोग दो टाइप का पढ़ते हैं, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, या फिर मनोनयन होता है या फिर चयन से होता है।
तो भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है बच्चों? तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है बच्चों? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जबकि वही अगर हम लोग विधायक सांसद का बात करें तो उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिर प्रश्न देखिए, अगला है कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में किसे माना जाता है, ठीक ना। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल को। तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में किसे माना जाता है बच्चों? तो प्रधानमंत्री को, ठीक ना। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को। फिर प्रश्न है आपका कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक ना। हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो यहाँ प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा और विधानसभा दोनों ही सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। वही अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों का, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? तो 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न है आपका कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? इसका चुनाव नहीं होता है इसलिए, या फिर यह कभी भंग नहीं होता, यह जनता से नहीं जुड़ी होती, यह सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है बच्चों? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक ना। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, ठीक ना। वही अगर हम बात करें लोकसभा और विधानसभा का, तो वो भंग होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको अस्थाई सदन नहीं कहा जाता है। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है, ठीक ना। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है बच्चों? तो सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक ना। यानी कि हमारा देश में अगर कोई भी न्याय व्यवस्था, किसी में अगर कोई कहीं पर भी कोई दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, कहीं पर भी अगर दो समूह के बीच में अगर लड़ाई हो जाए, तो उसका न्याय कौन करेगी? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगी, ठीक ना। कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संघीय ढांचा किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। भारत का संघीय ढांचा कौन से सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति केंद्रीकरण, शक्ति विकेंद्रीकरण, शक्ति विभाजन या फिर तानाशाही। तो भारत का संघीय ढांचा किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? तो आपका हो जाएगा शक्ति विभाजन, ठीक ना। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये शक्ति विभाजन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर आपका कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला है? 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां। तो पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको दर्जा मिला है बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना। किसके तहत? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। आप लोग ABCD मारते जा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ताकि अच्छा रहेगा। मंजित भी ऐसा करे तो बेटर रहेगा। ABCD साथ में अगर लिखते जाओगे ना, तो उससे पता चलेगा कि इतने प्रश्नों में आप कितने के लायक हैं, आप कितना प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक ना। तब ना आपको अपना अनुमान लगेगा। फिर तो हम बता ही दे रहे हैं आंसर, तो उसके साथ मिला लोग भैया हमसे इतना गलती होगी, है कि नहीं। अगला प्रश्न आपका है कि ग्राम पंचायत किस स्तर की संस्था है, ठीक ना। ग्राम पंचायत कौन से स्तर की संस्था? केंद्रीय, राज्य, जिला या फिर स्थानीय स्तर की। तो ग्राम पंचायत कौन से स्तर की सरकार है बच्चों? तो यह हो जाएगा आपका स्थानीय स्तर की सरकार है, ठीक है। ग्राम पंचायत किस स्तर की संस्था है? तो यह स्थानीय स्तर की, ठीक ना। और जिला स्तर का बात किया जाए तो ये विधायक ही लोग हो गया, ठीक ना। राज्य के लिए, केंद्र के लिए आपका हो गया कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोग हो गया आपका केंद्र के लिए।
चलिए, फिर अगला प्रश्न है आपका कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, ठीक ना। संविधान संशोधन की कौन सी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है बच्चों, 368, ठीक ना, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया। चलिए, फिर प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, तो यह बहुत बड़ा है, इसके चलते इसमें संशोधन संभव है, यह कठिन है या फिर यह पुराना है। तो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है बच्चों, तो इसमें संशोधन संभव है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, ठीक ना। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, संशोधन करना संभव है, ठीक ना। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि संविधान में जो लिखा गया है वो कभी बदल ही नहीं सकता, उसको समय समय पे उस पर बदलाव भी होते हैं, जो उसमें जोड़ना रहता है उसको जोड़ा जाता है, जो उसमें हटाने के लायक है उसे हटा भी दिया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है, ठीक ना। नीति निर्देशक तत्व इसमें से किससे संबंधित है, नागरिक अधिकार, सरकार के लक्ष्य, चुनाव नियम या फिर न्याय व्यवस्था से। तो नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है बच्चों, तो नीति निर्देशक तत्व आपका सरकार के लक्ष्य से संबंधित है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है, तो सरकार के लक्ष्य से संबंधित है। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्ता की प्राप्ति करना, राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना, चुनाव जीतना या फिर शासन चलाना। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा हुआ है, रूसो, लॉक, आइडिया, बर्लिन या फिर मार्क्स। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, तो आइडिया बर्लिन, ठीक ना, आइडिया बर्लिन से ये जुड़ा हुआ है नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत। चलिए, फिर आपका है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध किससे है, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध इसमें से किससे, प्रतिबंध से, अवसर से, नियंत्रण से या फिर दमन से। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध इसमें से किससे है बच्चों, तो अवसर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अवसर से जुड़ा। समानता का वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक ना। समानता, असमानता हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार हम लोग अपने आसपास के उसके साथ असमान व्यवहार किया गया। तो ये समानता और असमानता का अर्थ क्या है, तो समानता का मतलब क्या होता है कि सभी के पास समान संपत्ति हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, सभी को समान शक्ति मिले या फिर सभी को एक समान आय हो। तो समानता का मतलब क्या है बच्चों, कि सभी को एक समान क्या मिले, अवसर मिले, ठीक है। सभी को एक समान संपत्ति मिले उसको समानता नहीं कह सकते, या फिर सभी को एक समान शक्ति ताकत मिले या सबको एक जैसा इनकम मिले, ये समानता नहीं। समानता का मतलब क्या है कि भाई सभी को एक समान रूप से अवसर मिले। जैसे आप लोग परीक्षा लिखने जाएगा क्लास 11 का 12 का, तो आपको सभी को क्वेश्चन एक जैसा मिलता है और सभी को एक समय मिलता है ना। ऐसा नहीं किसी को 3 घंटा मिलता है, किसी को 3.5 घंटा मिलता है, ऐसा मिलता है क्या किसी को, सभी को एक समान अवसर मिलता है। भैया आप उसी में आप कितना अंक अर्जित कर पा रहे हैं, ठीक ना, तो उसी को कहते हैं समान अधिकार। फिर प्रश्न है आपका कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, अमीरों का विकास, कमजोर वर्गों का उत्थान, उद्योग विकास या फिर सैन्य शक्ति। तो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना, ठीक है, यानी कमजोर वर्गों का उत्थान करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। फिर प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक ना। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किससे संबंधित है, राज्य, समाज, जन्मजात अधिकार या फिर कानून से। तो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत किससे संबंधित है बच्चों, तो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत आपका जन्मजात अधिकार से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो ये जन्मजात अधिकार से संबंधित है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जन्मजात अधिकार से संबंधित है। नागरिकता का अर्थ क्या है, ठीक ना। नागरिकता का अर्थ क्या है, निवास, राज्य की सदस्यता, मतदान या फिर कर भुगतान।
तो नागरिकता का अर्थ क्या है बच्चों? तो नागरिकता का अर्थ आपका हो जाएगा राज्य की सदस्यता, ठीक ना। नागरिकता का अर्थ का मतलब क्या होता है? राज्य की सदस्यता। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है, ठीक ना। भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है? दोहरी, बहु, एकल या फिर अस्थायी। तो भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है बच्चों? तो एकल नागरिक, ठीक ना। भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है? तो एकल है। राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है, ठीक ना? धर्म, संस्कृति, भावना या फिर उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है बच्चों? तो आपका देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि आप यहाँ के धर्म को अपना रहे हैं। कोई भी धर्म को अपनाने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। आप यहाँ कोई भी संस्कृति, आप अपने अनुसार से संस्कृति, आप उसमें कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता है, या आप भावना से जुड़े हुए, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। आक्रामक राष्ट्रवाद का परिणाम सामान्यतः क्या होता है, ठीक ना। आक्रामक राष्ट्रवाद का परिणाम सामान्यतः क्या होता है? सहयोग, शांति, युद्ध या फिर विकास। तो आक्रामक राष्ट्रवाद का परिणाम क्या होता है बच्चों? तो आक्रामक राष्ट्रवाद का परिणाम होता है युद्ध, ठीक ना। आक्रामक राष्ट्रवाद का परिणाम क्या होता है बच्चों? तो युद्ध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। फिर है कि धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है, ठीक ना। धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? धर्म विरोध, सभी धर्मों का सम्मान, एक धर्म को बढ़ावा देना या फिर नास्तिकता। तो धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है बच्चों? तो धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ आपका हो जाएगा कि सभी धर्मों का एक समान, ठीक ना। सभी धर्मों को एक समान रूप से अवसर प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म को हम लोग ज्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं और किसी धर्म को एकदम लो के देख रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? कि सभी धर्मों को एक समान। भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस सिद्धांत पर आधारित है? दूरी, निष्पक्षता, नियंत्रण या फिर भेदभाव। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? तो निष्पक्ष है, ठीक ना। पूरी तरह से भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? कोई भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, ठीक ना। सभी धर्म कानून की नजर में सभी धर्म क्या है? समान है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये निष्पक्षता पर। अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा है, ठीक ना। अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा है? विरोधी, पूरक, स्वतंत्र या फिर असंबंधित। तो अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा है बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा पूरक, ठीक ना। अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक ना। अधिकार और कर्तव्य ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि राजनीतिक समानता का संबंध किससे, ठीक है। राजनीतिक समानता का संबंध किससे? शिक्षा, मतदान, रोजगार या फिर स्वास्थ्य। तो राजनीतिक समानता का संबंध किससे बच्चों? तो राजनीतिक समानता का संबंध आपका मतदान से, ठीक ना। किससे है? तो मतदान से। लोकतंत्र का आधार क्या है? धन, सेना, जनता या फिर सत्ता। तो लोकतंत्र का आधार क्या है बच्चों? तो जनता, ठीक ना। लोकतंत्र का आधार उसमें से कौन है? तो जनता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, पटेल, अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हम आपको पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे, ठीक ना। कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक ना। भारत में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 300। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अनुच्छेद क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन किसके पास पावर है लगाने, ठीक ना। तो वही भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 324, 352, 356 या फिर 368। तो भारत में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है बच्चों? तो 356, ठीक ना। अनुच्छेद 356 के तहत आप भारत में राष्ट्रपति शासन, यानी कि किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
फिर कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ठीक ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, जनता, संसद, चुनाव आयोग या फिर राज्य सरकार। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है बच्चों, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका संसद करती है, ठीक ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है, तो संसद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, ठीक ना, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या फिर राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है बच्चों, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव आपका लोकसभा के सदस्य करते हैं, ठीक ना, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य। संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ठीक ना, संविधान में हम लोग बात करते हैं ना कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्देश, तो वही है कि संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, 1950 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1976 ईस्वी या फिर 1991 ईस्वी। तो संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था बच्चों, तो संविधान में समाजवादी शब्द आपका 1976 ईस्वी को जोड़ा गया, ठीक ना, कब जोड़ा गया था, तो 1976 ईस्वी। नागरिकों को मतदान का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक ना, नागरिकों को मतदान का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर नैतिक अधिकार। तो नागरिकों को मतदान का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है बच्चों, तो आपका हो जाएगा कानूनी अधिकार, ठीक ना, हम लोग को कानूनन यह अधिकार है कि हम लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक ना, तो ये अधिकार हमको कानून देती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन मुख्यतः किस पर आधारित है, ठीक है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, परंपरा और धर्म, ठीक ना। तो भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन मुख्यतः किस पर आधारित है बच्चों, तो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 40 MCQ प्रश्न देखे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।